Hello, welcome to the weekend. Today we will start our chapter number 4, Agriculture and Geography of class 10th. As you guys know, India is an agricultural based country because two-thirds of the population of this country is engaged in agriculture activity. And as you know, agriculture is a primary activity which produce most of the food that we consume, and food grains के अलावा this also produce raw material for whom, for secondary or tertiary sector, for various kind of industries. So first of all, we discuss the types of farming. Of course, there are three types of farming, which is mentioned in your NCERT. First is primitive subsistence farming, second is intensive subsistence farming, and third is commercial farming. What is primitive subsistence farming? It is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, digging sticks and family community. It is a slash and burn agriculture. ये इसका एक अदर नेम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और इसका एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इसके नाम से रिलेटेड, कि इस जो टाइप ऑफ फार्मिंग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के और एक्स्ट्रा नाम क्या है, जैसे कि झुमिंग है, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मिल्पा इन मैक्सिको कहते हैं, या सेंट्रल अमेरिका में ये मिल्पाई कोनो कहते हैं, वेनेजुएला में कोनो कहते हैं, रोका ब्राज़ील में कहते हैं, मसोले सेंट्रल अफ्रीका में कहते हैं, इंडोनेशिया में लादंग कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं। और इवन दो इंडिया के अलग अलग जो प्लेसेस है अलग अलग एरिया वाइज उनको अलग अलग नाम दिए हैं। लाइक दिस कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवर और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामा दाबी और कोमान और बिरिंगा इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वालरे और वालत्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन द हिमालय बेल्ट एंड कुरुवा इन झारखंड, एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये सारे जो नेम्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें से झूमिंग जो है, झूमिंग और ये जो नाम है बेवर और दहिया इन मध्य प्रदेश, ये दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। ये आपको, और द स्लैश एंड द बर्न, ये तीन आपको याद होने ही चाहिए कि किस एरिया में कैसे बोलते हैं। और ये क्या होती है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? मतलब इस तरह की ये जो फार्मिंग, एक पूरा लैंड होता है, जैसे सपोज एक पूरा लैंड है, उस पूरे लैंड पे जो फार्मर एक साथ नहीं करते हैं फार्मिंग, उसका एक पैच ले लेते हैं, उसका एक पोर्शन ले लेते हैं, उसको बर्न करते हैं, और उसमें उसी वो जो उसकी स्नो वो उसमें राख में और सो कर देते हैं बीजों को, और उस पोर्शन में नेचुरली जो भी मॉनसून पे डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से रेन होगी और बारिश होगी, उससे सिंचाई हो जाएगी अपने आप, या फिर जो सॉइल है उसका अपने आप में जो मॉइस्चर है या जो अपने आप में उसकी फर्टिलाइजिंग पावर है, सब कुछ नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। कोई बायोकेमिकल या कोई आउटपुट जो अपन बाहर की चीज़ें डालते हैं अपने फील्ड में, वो कुछ भी वो यूज़ नहीं करते हैं। और ये इस तरीके के, मतलब जैसे लेबर भी होता है तो घर के फैमिली मेम्बर्स हो गए, ये एक कम्युनिटी के मेम्बर्स हो गए, उन्होंने मिलके कर ली। तो दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड, मतलब फैमिली और कम्युनिटी काइंड ऑफ फार्मिंग। ओके। और ये मतलब ऐसा होता है कि फैमिली के उसके लिए चल रही है, ज़्यादा वो नहीं चाहिए, पॉपुलेशन के लिए नहीं है, खुद के नीड्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस करना है या किसी को करना है, नहीं, अपने यूज़ के लिए चीज़ें होती हैं इसमें। और एक पैच पे किया, 3 सीज़न तक उस पर ग्रो किया क्रॉप को, हो गया काम। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें कोई अपन बाहर से तो बायोकेमिकल या कुछ डाल ही नहीं रहे, ना इरिगेशन कर रहे हैं, सिंचाई भी नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ नेचुरल प्रोसेस पर डिपेंड है। तो फिर भी जो है फर्टिलाइजिंग पावर जो है कम होती है ज़मीन की,
उसके बाद क्या करता है फार्मर, दूसरा पैच लेता है, क्योंकि पूरा लैंड था उसके पास, उसने सिर्फ एक पैच पे किया था। अब दूसरे पैच पे स्टार्ट करता है, सेम प्रोसेस, वही उसको बर्न करता है, उसके एशेज में वो सो करता है सीड्स, वही सारा प्रोसेस, इंतज़ार करता है मॉनसून का, कितनी बारिश होगी इस बार, सब कुछ उसी पे नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है ये ज़्यादातर ट्राइबल सोसाइटीज़ में आजकल वो है, पहले तो खूब होती थी लेकिन आजकल ट्राइबल जो फार्मर होते हैं वो ज़्यादा इसको कंटिन्यू कर रहे हैं ये। और इसके जो एरिया है वो आपको ऐसे ही लर्न करने हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ये होता है नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे आप सेवन सिस्टर्स में से याद कर लीजिए, कितने सारे, असम है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, और छत्तीसगढ़ है, अंडमान निकोबार है, सब कुछ मतलब ये ईस्टर्न साइड में ही चल रहा है इंडिया के। ये इस एरिया में इस तरह की जो फार्मिंग है ज़्यादा होती है। एंड द सेकेंड इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। व्हाट इज दिस? It is a practice in areas of high population, pressure on land. It is a labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining high production. ये क्या होती है कि एक पूरे लैंड पर होती है, ना कि किसी पैच पर होती है। और इसमें क्या है कि ऐसा नहीं होता है कि फैमिली के मेंबर्स के नहीं मिल के कल्टीवेशन और ये सब हार्वेस्टिंग और सब काम प्रोसेस कर लिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम बाहर से इनपुट भी डालते हैं, लाइक बायोकेमिकल्स हैं या फर्टिलाइज़र्स हैं, ये सब भी डालते हैं। इरिगेशन भी करते हैं हम, नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करते हैं कि भाई मानसून आएगा, बारिश होगी तो कितनी होगी क्या, ये ऐसे नहीं, सिंचाई करते हैं, इरिगेशन की मतलब प्रोसेस को ऑब्टेन करते हैं। और हायर प्रोडक्शन की हमको उम्मीद होती है, हमको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए होता है। उसमें हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए था, वो तो हमारी नीड्स को बस कंप्लीट करने के लिए था, अपनी एक फैमिली या कम्युनिटी की नीड्स पूरी हो जाए, दैट्स ऑल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आपको हायर प्रोडक्शन चाहिए फॉर प्रॉफिट। और इसकी एक प्रॉब्लम कहो या इसका एक हिस्सा कहो, द राइट ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स आपको जो हिस्सेदारी है, जो कहते हैं ना विरासत, वो एक जैसे एक फैमिली में एक फादर हैं, मदर हैं, उन्होंने अपना खेत खरीद के काम शुरू किया। अब उनके 2 बच्चे हुए, 2 बेटे, उन्होंने उसको फिर डिवाइड किया। अब उन 2 बेटे के 2-2 और बेटे हो गए, तो उसी एक लैंड को डिवाइड करे जा रहे हैं। तो वो उसकी वो कम हो रही है ना, एरिया भी कम हो रहा है, और उसका यूज़ भी, प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा होगा, कम लैंड पर प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो उसके लिए भी ये है कि फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या लोगों ने अपनी उससे समझ से ये एग्रीमेंट करके कि ठीक है भैया, सब मिलके एक ही लैंड को मतलब फुल पूरा करो और सब अपने अपनी उसमें हिस्सेदारी कर लो, मिल के उस पे काम कर लो और प्रॉफिट को बांट लो। छोटे छोटे लैंड पे कल्टीवेशन करेंगे तो उससे इतना हाई प्रोडक्शन थोड़ी ना हो सकता है। तो ये वाले, और इससे प्रेशर भी बढ़ता है एग्रीकल्चर लैंड पे। तो इस टेक्निक को फिर अपनाया गया। तो ये इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके बारे में कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ी थी, ठीक है। एंड द थर्ड इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग इज लाइक मॉडर्न फार्मिंग, क्योंकि इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इसमें हम जो सारे मॉडर्न जो प्रोसेस हैं या तरीके हैं वो सब कुछ मॉडर्न यूज़ करते हैं। जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स होते हैं, ऐसे कोई अलग से सीड्स नहीं होते हैं, ब्रीड है। एक नेचुरल सीड्स हैं जिनमें एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ये हाईब्रिड सीड्स हैं जिसमें जल्दी जल्दी मतलब आप कह सकते हैं कि वो क्रॉप्स का जल्दी ग्रो होती हैं। या केमिकली जो है हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये ज़्यादा उसको, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए और इसके लिए हम उनको जल्दी जल्दी उनके नेचुरल वे के बजाय जल्दी जल्दी बड़ा करना चाहते हैं। और इसमें हम सारे मॉडर्न वो भी यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट हैं। तो क्योंकि हमें इनको, ये कमर्शियल वो है एग्रीकल्चर, तो कमर्शियल क्रॉप्स ही होंगी इसके अंदर वो। लेकिन सारी क्रॉप्स ऐसी हों और सारे एरिया में, ये डिपेंड करता है उसके यूज़ पे। जैसे राइस जो है, राइस जो कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन
किस स्टेट में? हरियाणा और पंजाब में। इन इंडिया उनकी बात कर रही हूँ, इंडिया में हरियाणा और पंजाब के लिए कमर्शियल क्रॉप है, बट उड़ीसा में ये सब्सटेंसेस क्रॉप है, मतलब फैमिली और कम्युनिटी वाले मिलकर उगा लेते हैं अपनी नीड के लिए। तो जैसे ही प्लेस चेंज हुआ तो क्रॉप की वो टाइप चेंज हो गई ना, ये उस पर। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग का मतलब वही होता है कि भाई इसमें सब कुछ हम मॉडर्न यूज़ करते हैं, फास्ट, क्योंकि हमें हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे बेचना है, हमें प्रॉफिट चाहिए। ये इसकी कमर्शियल फार्मिंग की एक कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक है मेन। एंड द अदर पार्ट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है कि जैसे हम एक बहुत बड़ा लैंड है ना, उसके ना तो पैचेस बना रहे हैं, ना उसको वो राइट ऑफ इनहेरिटेंस हो रहा है, और उस पर हम अलग अलग तरह की जो है क्रॉप्स नहीं उगाते हैं। एक ही क्रॉप्स को बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लैंड पे अगर हम कल्टीवेट करते हैं ना, तो उसको मतलब हम प्लांटेशन कहते हैं। ये कमर्शियल फार्मिंग का ही मतलब एक टाइप कह सकते हो आप, उसी का एक हिस्सा है। बस एक क्रॉप होती है, उस एक क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में मतलब अपन ग्रो करते हैं। ऑफ कोर्स वो कमर्शियल फार्मिंग का हिस्सा है, तो फिर वो उसे हम सारी वही चीज़ें यूज़ करेंगे, हाई क्वालिटी जो है सीड्स हैं या पेस्टिसाइजर्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं, वो सब कुछ इनपुट्स सारे मॉडर्न होंगे, ठीक है ना। और उनकी हेल्प, और इसमें भी लेबर चाहिए होगा, और लेबर हम कैसा चाहते हैं? इसमें माइग्रेट लेबर चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। तो माइग्रेट लेबर्स क्या है, जो हमें चीप रेट पे अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनको भी कम पैसे देने पड़ते हैं। और इंडिया में प्लांटेशन काइंड ऑफ फार्मिंग के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ऑल दिस इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। ओके, इनके एरिया भी ऐसे ही हैं, जैसे टी है जो असम में है, नॉर्थ बंगाल में है, कॉफ़ी है, और कर्नाटका में है कॉफ़ी है, बनाना जो है वो है। ये सारी जो बैम्बू, ये नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू भी होता है, टी भी होती है, तो इन सब का जो प्लांटेशन है वो ये वाली क्रॉप्स हैं जो इंडिया में उगती हैं, ठीक है ना। अब किस एरिया में प्लांटेशन कितना डेवलप है, तो ऑफ कोर्स वो उसकी भाई प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए मार्केट कितना अवेलेबल है, वेल डेवलप्ड नेटवर्क है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन की क्या व्यवस्था है वहाँ पर, है ना। ये आपस में एरिया कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ कैसे प्रोसेसिंग कर रही है, ये इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है प्लांटेशन को जो है सक्सेसफुल बनाने में। ये इसकी मेन वो टाइप्स हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स किन किन तरीकों से क्रॉपिंग की जाती है। जैसे इंडिया में 3 मेन क्रॉप सीजन्स होते हैं, है ना। पैटर्न मतलब कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं अपन अपनी जो इंडिया में, तो आप जानते ही है कितनी डाइवर्सिटी है सब जगह। तो पूरे उसमें एक तो नहीं कह सकते ना पूरे इंडिया का एक ही पैटर्न है, लेकिन उसको क्रॉप कल्टीवेशन का कह सकते हैं हम कि पैटर्न एक ही है। वो कैसे है? 3 पैटर्न है, 3 पैटर्न को फॉलो किया है, लाइक रबी, खरीफ एंड जायद। इसको कुछ स्टूडेंट जेड पढ़ते हैं, इट्स नॉट जायद। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रबी। इन 3 उसमें क्या है, रबी और खरीफ जो है मेन है, और जायद जो है वो एक्स्ट्रा में है। मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए जो वो पीरियड है, या उसको जो क्रॉप्स हैं उसके बीच में उगने का जो सीज़न है, दैट इज़ जायद। ओके, नाउ इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज रबी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स आर मतलब इट स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ विंटर एंड continuous till the beginning of summer, means you can say October to December and April to June harvesting. October to December इसकी sowing and April to June is harvesting. तो the रबी क्रॉप्स इंक्लूड कौन कौन सी इसमें आ सकती है? वीट, बार्ले, ग्राम, ऑयल सीड्स, ये रबी सीड्स के एग्जाम्पल
है। तो ये कहेंगे कि हम रबी क्रॉप्स जो होती हैं उनको विंटर के स्टार्टिंग में लाइक अक्टूबर में, दिसंबर में जो है हम उसको सोन करते हैं। और हार्वेस्ट कब होती है? जब समर बिल्कुल शुरू होने वाली होती है ना, अप्रैल टू जून में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। और रबी की आप देख रहे हैं कि जो क्रॉप्स हैं उसके लिए हमने क्या, मानसून तो बीच में आ ही नहीं रहा है, सर्दी से शुरू हो रही है, तो गर्मी से पहले ही इसको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स इसमें जो कुछ भी क्रॉप्स इसमें इंक्लूड हो रही है उनको इतना ज़्यादा पानी की या उसकी ज़रूरत नहीं है। ये किस में, जैसे दिसंबर में जो बारिश होती है अपने, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जो थोड़े बहुत दिसंबर में बारिश होती है उसके ऊपर, वही इसके लिए काफ़ी होती है। और ये क्या होती है, नॉर्थ पार्ट है जो इंडिया का, उसमें ज़्यादा होती है, लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मतलब ये इसके प्रोडक्शन के वो होते हैं कि इसमें जो क्रॉप्स आती है, लाइक मैंने अभी बताया कि वीट है या जो भी बार्ले हैं, ये इस तरह की उसके लिए पीस हैं, ग्रैम है, मस्टर्ड सीड्स हैं। तो इनके लिए ज़्यादा पानी की उसकी ज़रूरत नहीं होती है और इनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है ना। ये इनकी वो मेन, आपने देख लिया कि इनको मानसून का आए ही नहीं बीच में, तो हमने तो सर्दियों से पहले सो किया और हार्वेस्ट कर लिया गर्मियों से पहले। एंड नाउ व्हाट इज खरीफ? खरीफ, इट इज स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड कंटिन्यूस टिल द बिगिनिंग ऑफ विंटर। तो जहाँ यूँ समझ लेते हैं, जहाँ रबी की जो है वो क्रॉप ख़त्म होती है हार्वेस्ट करने के बाद, उसके जस्ट बाद मतलब साथ के साथ ही ये खरीफ की क्रॉप्स के लिए हम तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप इंक्लूड हो सकती है? जैसे राइस है, मेज़ है, मिलेट है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंड नट है, मूंग है, मुड़ा, दो ये मतलब लैंड जो भी पल्सेस हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और आपको तो पता ही है, देखो राइस जैसे कि एग्जांपल है, कितनी ज़्यादा उसके वो पानी चाहिए होता है इसकी क्रॉप्स को, इसकी कल्टीवेशन में। अगर कभी आपने चावल के खेतों को देखा हो लाइव, तो आपने देखा होगा वो पानी से भरे रहते हैं, आधी आधी घास तक डूबी रहती है पानी में। क्यों? क्योंकि इसकी वो इसकी सीड्स, इसकी टाइप ही ऐसी खरीफ की फसल है, उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और इसमें हमने देखा कि खरीफ की कब शुरू हो रही है, ये ऑफ कोर्स ये शुरू हो रही है, हम इसको गर्मी उसमें मानसून से पहले इसको सो करते हैं और हार्वेस्ट कब कब करते हैं? सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है ना। तो इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसमें पूरा मानसून हमने इसी खरीफ की फसल में, खरीफ की क्रॉप में इंक्लूड किया है। और इसके भी वही सारे एरिया हैं जो थोड़ा सा मिड का और सदर्न एरिया इसमें होता है, क्योंकि जहाँ पे बारिश और पानी थोड़ा ज़्यादा होता है। और विंटर आपको पता, ऐसे याद कर लीजिए कि जो विंटर के उस पानी से और उससे काम चला लेते हैं, तो आपको पता है नदर्न एरिया जो इंडिया का है वहाँ पे ज़्यादा ठंडक होती है, ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो रबी उधर की और सदर्न और मिड एरिया में ज़्यादा बारिश होती है, और ऑफ कोर्स खरीफ को ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है। तो वो एरिया उसमें जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, ये जो है ये इसमें कोस्टल एरियाज़ हैं, ये सब इसमें खरीफ की क्रॉप्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। और जब इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन्स देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज द जायद सीजन। सम ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद आर, इसमें कौन कौन सी अपन क्रॉप्स जो है ग्रो करते हैं? ज़्यादातर जो है वेजिटेबल्स या पानी वाले जो फ्रूट्स, इस तरह के, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, कुकम्बर है, वेजिटेबल्स हैं, फॉडर क्रॉप्स हैं, शुगर, ये फॉडर क्रॉप्स क्या होती हैं? जो अपने कैटल यूज़ करते हैं, जो अपने जो एनिमल्स को चराने के लिए जो घास वगैरह वो होती है उगाने की, वो फॉडर क्रॉप्स होती है। तो इस तरीके के वेजिटेबल और इस तरीके के फ्रूट्स जो होते हैं वो हम थोड़ा सा जो टाइम मिलता है रबी और खरीफ के सीज़न के बीच में, उनकी क्रॉप्स के बीच में, तो उसको कल्टीवेट करते हैं। उससे क्या है कि फर्टिलाइजिंग पावर भी बढ़ती है अर्थ की, सॉइल की। ठीक है ना। ये इसके मेन वो एग्जाम्पल है।
Next topic is major crops. Of course, what are the major crops in India? ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी तरह तरह की सॉइल्स हैं, क्लाइमेट है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी जो मेजर क्रॉप्स इंडिया में अवेलेबल है, क्योंकि डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट है राइस। ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। मतलब स्टेपल फूड क्या होता है? स्टेपल फूड मीन्स जो कॉमन पीपल का होता है। ऐसा नहीं कि बहुत कोई ख़ास बहुत महंगी कोई चीज़ है और कुछ ख़ास कम्युनिटी या उसके लोग ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। स्टेपल फूड है जो कॉमन पीपल को भी अवेलेबल हो जाता है, उनका भी खाना है, तो वो ये स्टेपल फूड होता है। तो राइस इज़ अ स्टेपल फूड इन इंडिया। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज़ राइस इन देयर डेली लाइफ routine. Okay, it is a kharif crop, of course you know, and which requires high temperature and high humidity with annual rainfall above 100 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर के लिए की बारिश चाहिए होती, और हाई टेम्परेचर, उसके साथ साथ हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है। कई ऐसी क्रॉप्स होती है सिर्फ हाई टेम्परेचर में उनका काम चला जाता है, लेकिन इसमें ह्यूमिडिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लीज़ मैन रिमेंबर दिस पॉइंट। कई बार बोर्ड में जो है इस तरीके से क्वेश्चन उठता है कि जो एग्जाम्पल दे देते हैं, लाइक नाम नहीं देते हैं कि रबी और खरीफ में आप क्रॉप्स में डिफरेंस बताइए। ऐसे एग्जाम्पल दे देते हैं कि राइस और वीट। राइस और वीट जो है किस क्रॉप्स को उसको बिलोंग करते हैं, और इनके लिए कौन कौन सी कंडीशंस, और इन सब में टोटल इनके उसमें डिफरेंस बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके लिए ये रबी की क्रॉप है, ये खरीफ की क्रॉप है। रबी में ये इसका सोन करने का टाइम है, और ये इसके हार्वेस्ट करने का टाइम है। ये राइस के सोन करने का टाइम है, ये और हार्वेस्ट करने का टाइम में। रबी के जो वीट है उसके लिए इतनी ज़्यादा मतलब वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मानसून के अलावा कौन सी बारिश हो जो वेस्टर्न उस टेम्परेचर साइक्लोन से जो बारिश होती है दिसंबर में, उस पर डिपेंड हो जाता है, उसी से काम चल जाता है। राइस के लिए क्या ओवर इरिगेशन चाहिए होता है, मानसून भी चाहिए और इरिगेशन भी चाहिए। तो ये सारा आपको डिफरेंस करके, इसके लिए ऑफ कोर्स बारिश जो है बहुत ज़्यादा चाहिए, 100 से 200 चाहिए। वीट के लिए 50 से 70 सेंटीमीटर में ही काम चल जाता है। फिर जो इसके एरिया वाइज आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि इंडिया के किस किस एरिया में ये राइस ज़्यादा होते हैं, वीट ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस करके, मतलब अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आया है तो आपको 5 पॉइंट नहीं लिखने हैं, आपको 7 पॉइंट्स लिखने हैं, 6 पॉइंट लिखने हैं, ताकि उसके पास मार्जिन रहे नंबर देने का, मार्क्स देने का। ठीक है ना? तो राइस का यही है कि ये इसको 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है बारिश चाहिए। और जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर ये डेल्टा वाले जो भी रीजन है, कैनाल इरिगेशन जहाँ पे अवेलेबल है, ट्यूबवेल्स से जहाँ पे इरिगेशन अवेलेबल है, वहाँ पे जो है राइस की जो क्रॉप होती है ज़्यादा उगती है ना, सच लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान जो है वो उसके राइस की क्रॉप के लिए अच्छे एग्जाम्पल हैं। सेकंड मेन जो क्रॉप है दैट इज वीट। ऑफ कोर्स इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का और नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, वहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट फूड का सोर्स है। और ये कौन सी क्रॉप है? ऑफ कोर्स ये रबी क्रॉप्स है। तो रबी क्रॉप्स को रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन। कूल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए। जैसे उसमें भी हमने देखा था हाई टेम्परेचर चाहिए राइस में, लेकिन उसके साथ उसमें ह्यूमिडिटी होनी थी। लेकिन वीट में ऐसा नहीं है, इसमें ब्राइट सनशाइन। आप मतलब ये देखें वीट को, आपने देखा होगा किस तरीके से उसका कलर भी ऐसे ही गोल्डन गोल्डन होता है। तो उससे आप याद कर सकते हैं कि इसके लिए कैसी सिचुएशन चाहिए, सनशाइन वाली। और रेनफॉल जो है वो 50 to 70 सेंटीमीटर में भी काम चल जाता है। एंड देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। फर्स्ट इज द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। दो इसके मेन जो है
आप कह सकते हैं जोन है, इसके ग्रोइंग जोन है। एक तो जो गंगा सतलज वाला प्लेन्स है वहाँ पर होता है नॉर्थ वेस्ट में, और एक डेक्कन एरिया में जो है ब्लैक सॉइल रीजन, इसके लिए जो है ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है वीट के लिए। तो ये इसके दो मेन जोन है। वो क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो मेन जोन जो वीट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये लर्न होना चाहिए। पूरा चैप्टर जो है बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 1 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। तो यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली, इन वेरी डिटेल में आपको सारे नोट्स और सब याद होना चाहिए, ठीक है ना। एंड द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो है वीट के कल्टीवेशन के कुछ मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। एंड द थर्ड इज मिलेट्स। व्हाट आर मिलेट्स? इसमें होता है ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो इंडिया में होते हैं। और भी होता है लेकिन इंडिया में ये जो 3 हैं, ज्वार, बाजरा और रागी, रागी कहते हैं इसको, ये जो है इंडिया में मेनली उगती हैं, ठीक है। और इट इज़ अ मेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। मीन्स इसको इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो जिसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमने क्या याद किया था, रबी की क्रॉप होगी वो। एग्जाम्पल ऐसे ही आपको याद करने, कौन सी क्रॉप कौन सी किस में आएगी ये आपको ज़रूर लर्न होना चाहिए। तो हमने इसके उससे समझ लिया कि इसको इरिगेशन ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये रबी की क्रॉप होनी चाहिए, ठीक है। और ड्राई रीजन में भी ये अच्छे से हो जाती है। रेड, ब्लैक, सैंडी, लॉमी, शैलो, कोई सी भी सॉइल, ब्लैक कोई सी भी सॉइल हो उसमें ये मिलेट्स हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके की एडजस्टेबल क्रॉप है ये। थोड़ी ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा तो ही ये वाली सॉइल होगी तो ही चाहिए, ये इतनी इरिगेशन ही चाहिए, ऐसा नहीं है। इट्स काइंड ऑफ एडजस्टेबल क्रॉप, ठीक है। एंड कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी। और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है रागी के बहुत ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इसके अलावा जो है जवार है, जवार में महाराष्ट्र है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश है, ये है। और इसमें थोड़ा सा तो मॉइस्ट चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा कोई उसमें इरिगेशन या उसकी ज़रूरत नहीं होती है। और सॉइल का भी बता दिया कि कौन सी सॉइल चाहिए, सब एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह की एडजस्टेबल काइंड ऑफ क्रॉप है मिलेट्स। And the next is maize. It is a crop which is used both as food and fodder. It is a खरीफ crop. maize जो होती है वो खरीफ की क्रॉप होती है जिसको टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। और ओल्ड एल्यूवल सॉइल इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ओल्ड एल्यूवल सॉइल आपको पता ही है कि वो बांगड़ जो होती है ओल्ड एल्यूवल सॉइल होती है, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। और कुछ एरिया में इट इज़ ऑल्सो अ रबी क्रॉप। तो आप इसको कह सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉमन क्रॉप। खरीफ की क्रॉप भी है और रबी की क्रॉप भी है। रबी की क्रॉप कैसे है कि सम स्टेट्स ऑफ इंडिया इट्स ग्रोन लाइक अ रबी क्रॉप्स। रबी के सीजन में भी हो जाती है। और इसके ग्रो करने के लिए, इसके कल्टीवेशन के लिए क्या करते हैं, मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करते हैं। और व्हाट आर द मॉडर्न इनपुट्स, वी रिसेंटली डिस्कस HYV सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इरिगेशंस हैं और माइग्रेट लेबर है। ये इसके जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम मॉडर्न इनपुट्स के वो इसमें यूज़ करके इसका ऑफ कोर्स हम क्या करना चाहते हैं, लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं फॉर प्रॉफिट। वो ये जो वाली क्रॉप है ये इसको हम कह सकते हैं कि कॉमन क्रॉप भी है। वैसे तो ये खरीफ की है लेकिन रबी के उस पर भी कई स्टेट्स में जो इंडिया के हैं ग्रो की जाती है। लेकिन एज अ खरीफ इसके जो है मेज़ के इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, दैट इज़ कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र
Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh are the main producers of maize. ठीक है. Next is pulses. So India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होती है पल्सेस वो इंडिया में होती है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो भी इंडिया में ही होती है. कि पल्सेस जो है मेन एक आप कह सकते हैं कि फूड का डेली लाइफ में जो इंडियंस के रूटीन में ये यूज़ होती है हर घर में. इसका कम्युनिटी या उस रीजन या उससे कुछ भी किसी से लैंग्वेज ग्रुप किसी से कुछ लेना देना नहीं है. पल्सेस तो हर घर में मिल जाती हैं आपको. और मेजर पल्सेस कौन कौन सी हैं जो इंडिया में ग्रोन होती हैं? ऑफ कोर्स तुअर है जिसको हम अरहर भी कहते हैं, उड़द है, मूंग है, मसूर है, पीस है. ये सारी जो है ये एग्जाम्पल है. ग्राम है, ये सारी पल्सेस जो हैं ये एग्जाम्पल हैं इसके. पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस. मेजर ये जो पल्सेस के लिए एटमॉस्फेयर की बात हो रही है उसमें हमें ज़्यादा जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. ज़्यादा मतलब इसकी बारिश या सॉइल या उसके पे थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है इसको वरना तो ड्राई एरिया में भी हो जाती है अगर इरिगेशन और उससे करो तो. कुछ जो पल्सेस हैं विच इज़ ग्रोन इन खरीफ सीजन एंड सम पल्सेस आर ग्रोन इन रबी सीजन. ठीक है. तो इसका भी वो है कि पूरी पल्सेस जो है वो खरीफ में नहीं आएंगी और पूरी की पूरी जो रबी में नहीं आएंगी. इनका भी पार्टीशन हुआ है कि कौन सी किस में है. एंड द मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. ये इसके मेन प्रोड्यूसर्स हैं. ठीक है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. ये जो हमने पढ़े थे ये तो सारे ग्रेन्स थे मेन है ना. राइस है, व्हीट है, मिलेट्स है, मेज है, पल्सेस है. ये तो हमारे फूड ग्रेन्स थे. अब फूड क्रॉप्स जो ग्रेन्स के अलावा वो भी इम्पॉर्टेंट हैं तो वो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाते हैं. इसमें नाम ले ले कि शुगर केन को मतलब इसकी जो पूरा साइकिल कितने उसका होता है, एक फसल कितने टाइम में तैयार होकर मिलती है फार्मर को. तो पूरा लगभग 1 साल लगता है शुगर केन की क्रॉप को सोन करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक उसको बढ़ना और सब चीज़ों के लिए पूरा 1 साल चाहिए होता है इसको. और शुगर केन से आपको मालूम है कि हमें सिर्फ शुगर केन ही नहीं मिल रहा है, उससे जो है जैगरी जो गुड़ होता है वो, शक्कर और खांडसारी और मोलासेस ये चीज़ें भी हमें उसके साथ एक्स्ट्रा मिलती हैं. तो ये इसकी वो आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है ना. और शुगर केन को इसके लिए चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड. सेम किसकी तरह? मेज़ की तरह. मेज़ को भी इतना ही टेम्परेचर चाहिए था. और इसके लिए जो है रेनफॉल कितना होना चाहिए? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर. किसके बराबर? राइस के बराबर. राइस को भी 100 सेंटीमीटर तक चाहिए था. इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल मीन्स ज़्यादा इरिगेशन वाली क्रॉप है. इसमें उसमें रेनफॉल में नहीं काम चलेगा इसको. जहाँ अगर होती है तो फिर आपको एक्स्ट्रा इरिगेशन चाहिए. और हॉट एंड ह्यूमिड मिक्स टेम्परेचर चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉट में काम हो जाएगा जैसे वीट में हो जाता था. ऐसा नहीं है. राइस की तरह इसको हॉट एंड ह्यूमिड दोनों चाहिए ग्रो करने के लिए. और आपको बता ही दिया है कि मैंने इसमें से और कौन कौन से हमको मटेरियल साथ में एक्स्ट्रा मिलते हैं. और द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? दैट इज़ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. ये स्टेट्स में जो है शुगर केन सबसे ज़्यादा ग्रो होता है. नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स आर Oilseeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. Means इंडिया में जितनी भी क्रॉप्ड एरिया है उसका 12% पे ऑयल सीड्स कल्टीवेट होते हैं. तो आप समझ लीजिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसकी क्रॉप्स को कहा जा सकता है.
और 2014 में तो ऑल ओवर द इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना, ऑफ ग्राउंड नट्स। तो ग्राउंड नट्स से ऑफ कोर्स हमें जो है ऑयल मिलता है। तो तरह तरह की जो इंडिया में कितने तरह के मतलब वो होते हैं, तो हम कह सकते हैं ग्राउंड नट है, मस्टर्ड सीड्स, ऑयल सीड्स हैं, कोकोनट है, सेसमी है, सोयाबीन है, कैस्टर सीड्स हैं, कॉटन सीड्स हैं, लिनसीड्स हैं एंड सनफ्लावर हैं, सूरजमुखी के हैं, या जैसे हम कहते हैं ना वो अरंडी का तेल है, कोकोनट आपको पता है, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल है, ये जो है सोयाबीन, तो सोयाबीन ही है। तो इस तरीके के जो ये सीड्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, ये बहुत मतलब इनसे क्या बनता है, ऑफ कोर्स एडिबल, या हम आसपास की लाइफ में जो भी हम ऑयल से रिलेटेड चीज़ यूज़ कर रहे हैं और एडिबल ऑयल है, या कुकिंग मीडियम्स हैं, या जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में उस प्रोडक्शन के लिए अगर कोई चीज़ यूज़ हो रही है, या हम डेली लाइफ में अपने मेकअप से रिलेटेड कोई चीज़ें, बॉडी लोशंस है, लिप बाम्स है, क्रीम्स है, ये मतलब ये सोप्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ऑइंटमेंट्स है, कई मेडिसिन जो ट्यूब्स वगैरह आती हैं उसमें है। तो ऑयल बहुत सारी जगह यूज़ होता है अलग अलग तरीके से। इसलिए 12% एरिया पे जो है ग्रो होता है। तो और ग्राउंड नट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ठीक है ना। तो ग्राउंड नट जो मेनली इंडिया में ये होता है, और गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। तमिलनाडु और राजस्थान में भी होता है, लेकिन गुजरात जो है फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन कुछ जो सीड्स हैं वो रबी में भी काउंट होते हैं, लाइक लिंसीड एंड मस्टर्ड जो है सीड्स हैं, ये किस में, कौन से क्रॉप में होंगे, रबी में। ये डिफरेंस भी आ सकता है कि ऑयल सीड्स खरीफ की और रबी की क्रॉप्स में जो इंक्लूड होते हैं उनके डिफरेंस बताइए, उनके नाम बताइए। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिख सकते हो, आपकी खरीफ की जो क्रॉप है उसमें ग्राउंड नट की क्रॉप आती है, जिसमें कि गुजरात जो है फर्स्ट नंबर पे है, उसके साथ राजस्थान और तमिलनाडु है। और लिनसीड और मस्टर्ड जो सीड्स हैं दैट इज इंक्लूड इन रबी क्रॉप्स, है ना। ये आप इसको कर सकते हो मेंशन। ये इसका ऑयल सीड्स का क्राइटेरिया हुआ कि किस तरीके से ये इतना इम्पोर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट इज बेवरेज जो है क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स क्या होती है, बेवरेज क्या होता है बेटा, जो हम लोग जो पानी के अलावा जो कुछ भी हम लोग ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, दैट इज कॉल्ड बेवरेज। लाइक बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आया है ऐसे ही कि गिव सम एग्जांपल ऑफ बेवरेज क्रॉप विच इज़ पॉपुलर इन इंडिया, ठीक है ना, इस तरीके से करके आया है। तो कौन कौन से होंगे आपको लिखना है, टी एंड कॉफ़ी। इंडिया में ये 2 फेमस है, टी एंड कॉफ़ी। तो दैट दिस इज कॉल्ड बेवरेज क्रॉप। तो टी का जो अगर हम देखा जाएंगे, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मींस कमर्शियल फार्मिंग का हमने एक पार्ट पढ़ा था कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, पूरे पार्ट पे जो है ना एक साथ एक ही क्रॉप को उगाया जाता है। तो ये इंडिया की सबसे ज़्यादा बेवरेज क्रॉप, आपको पता है हर घर में मतलब चाय नहीं होती है तो सुबह ही नहीं होती है इंडिया के घरों में, तो यही कहते हैं ना। और इसकी मतलब जो है बेवरेज क्रॉप, इसको किसने बनाया, ब्रिटिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले एज अ बेवरेज क्रॉप। ऐसा नहीं है कि वो आए जब भी चाय, उनको तो खुद को ही हमारी चाय पीना बहुत पसंद था ब्रिटिशर्स को, तो इसको बेवरेज क्रॉप बनाया, उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर वो ही लाए उसको, ठीक है ना। फिर जो है इसके लिए जो एरिया चाहिए होता है, ऑफ कोर्स ट्रॉपिकल एरिया मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ये हो जाती है फर्टाइल, इसके लिए वो ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए जो सॉइल चाहिए वो डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, मतलब सूखी मिट्टी में ऐसे नहीं होती है, काफ़ी अच्छा पानी चाहिए, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। टी बुशेस रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर्स, मतलब पूरे साल इनको मॉइस्ट चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। अगर पूरे साल भी इनके ऊपर हल्की हल्की बारिश होती रहे ना, मतलब जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ज़्यादा टी की जो क्रॉप है वो ज़्यादा अच्छे से मतलब अंदर से वो कहते हैं ना परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आएगी, उतनी ज़्यादा अच्छी सी चाय बनेगी। ये ऐसा कहते हैं कि जितनी इसके ऊपर पानी गिरे। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें
लेबर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लेबर भी हमको स्किल्ड वाली चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टी की जो वो क्रॉप होती है उसमें सारी पत्तियां जो होती हैं वो काम की नहीं होती हैं, सिर्फ कुछ पत्तियां जो टी लीव्स होती हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग ऑफ चाय पत्ती। लेकिन वो उसकी पहचान करने के लिए क्या, ऐसा हमारे पास लेबर होना चाहिए जो स्किल्ड हो, ठीक है ना। एंड विच आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, दैट आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपरीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। और थोड़ी बहुत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, इनमें भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं तो थोड़ा बहुत होता है, वो मेजर थे, ये इसमें कम होता है। लेकिन टी जो है वो थोड़ा सा लेबर वगैरह और थोड़ा सा ऐसी बेवरेज के उसमें वो थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। और तरह तरह की इंडिया में तो इसके नाम भी आप जानते हैं, वो वाली टी, वो वाली टी। इसके एग्जांपल इंडिया में तो कई तरह की टी कल्टीवेशन होती है। तो ये इस सेकंड जो है बेवरेज क्रॉप दैट इज कॉफ़ी, ठीक है। और कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी के भी कई जो ब्रांड हैं मिल जाते हैं, जैसे कॉफ़ी, और इसके भी कई तरह के सीड्स होते हैं। जैसे इंडियन जो है कॉफ़ी, उस शायद उसको अरेबिका वैरायटी की वो कहते हैं क्योंकि इसको कहाँ यमन से लाया गया था फर्स्ट टाइम, शायद इस वजह से इसको अरेबिका कहते हैं। वैसे तो बहुत सारी वैरायटी मिल जाती हैं, और वर्ल्ड में तो कह रहा हूँ वर्ल्ड वाइड तो बहुत सारी मिलती हैं, और इंडिया में भी कई तरह की जो है इसकी वैरायटी अवेलेबल हो जाती है, ठीक है ना। और इसको फर्स्ट टाइम इसका कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा वडान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से प्लेसेस हैं इसके कल्टीवेशन के, इसके प्रोडक्शन के, दैट्स आर कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये आपको याद होने चाहिए कि इसके, और इसमें भी टेम्परेचर यही है कि मतलब ट्रॉपिकल एरिया जो है वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, सब ट्रॉपिकल में भी इरिगेशन के साथ हो सकता है ना। ये इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो एरिया है। अगर इसके एग्जांपल आ जाते हैं कि कॉफ़ी के जो मेन प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया कौन कौन से हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल केरला लिखना, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु भी है, ओके। एंड द नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। साफ क्वेश्चन इस सीधा एक उठा था बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, व्हाट आर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, क्या होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। या उल्टा करके पूछते हैं कि मतलब एग्जाम्पल दे देते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम दे देते हैं, ये कि ऑल दीज क्रॉप्स इंक्लूड इन विच काइंड ऑफ क्रॉप्स, तो इसको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। कौन से? हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जिसमें हम जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी जो क्रॉप्स आएंगी हॉर्टिकल्चर में आएंगी। और इंडिया का ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द 2014 सर्वे सेकंड जो है पोजीशन है, फर्स्ट पे चाइना है और इंडिया का सेकंड जो है इसमें कह सकते हो आप सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। उसमें सारे यही है, अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे मैंगोज हैं वो महाराष्ट्र में उगते हैं, या ये सब जगह उगते हैं। ऑरेंजेस हैं, नागपुर के मशहूर हैं, चेरापूंजी के मशहूर हैं। बनाना है जो केरला है, मिज़ोरम महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। लीची और गुआवा है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। पाइनएप्पल जो है मेघालय में है। ग्रेप्स है वो आंध्र प्रदेश में ज़्यादा, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ ये जो मशहूर है जम्मू एंड कश्मीर के। ऑफ कोर्स एप्पल्स, और इनकी जो है इनके लिए सर्दी और थोड़ी इसकी ज़रूरत होती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, ये इंडिया के नॉर्थ एरिया में ये ज़्यादा होते हैं। कौन? एप्पल्स, पियर्स और एप्रिकॉट्स हैं। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, इन एरिया में ज़्यादा होते हैं। तो ये जो क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप हॉर्टिकल्चर की कौन से एरिया में है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इंडिया का जो है बहुत बड़ा 13% जो आप कह सकते हैं पोर्शन है इन द वेजिटेबल्स प्रोडक्शन।
13% है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सारे प्रोडक्शन में 13% जो है प्रोड्यूस करता है इंडिया वेजिटेबल्स का। तो ऑफ कोर्स, और कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं इसमें? पी है, कॉलीफ्लावर है, अनियन है, कैबेज है, टमाटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो है। ऑल दिस काइंड ऑफ जो वेजिटेबल्स हैं इस सब का मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया, और 13% इसका पोर्शन है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। तो ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के हम क्रॉप्स को कौन सी